बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। एक और जुमा, एक और फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। पिछले जुमे मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आया, उसके बाद से लेकर अब तक एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को कायम रखने के लिए एक और प्लान बनाया गया था, लेकिन वो प्लान भी एक हफ्ते के अंदर ही, यानी आज जुमे वाले दिन पूरा प्लान उड़ गया है। गेम चेंजर फैसले ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले से बड़ा झटका आज रियासत को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सबसे करीबी साथी ने उनको सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद रियासत पूरा जोर लगा रही थी, पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को उनके ओहदे पर बरकरार रखा जाए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता था कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला है ना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना का फैसला नहीं है, ये काजी फायज ईसा के मुस्तकबिल का फैसला है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों के मुस्तकबिल का फैसला। तो किसी सूरत रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला सुनाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस खड़े हुए, उन्होंने झुकने से इनकार किया, बिकने से इनकार किया, दबाव में आने से इनकार किया और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया। उसी दिन के बाद से रियासत ये प्लान कर रही थी कि किसी तरीके से ये पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस का नाकाम बनाया जाए, किसी तरीके से काजी साहब को इस ओहदे पर बरकरार रखा जाए, काजी साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलेगी तो ही ये निजाम चलेगा। लेकिन आप कुदरत का निजाम देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बनाया गया दूसरा प्लान भी नाकाम हो गया है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस को तैनात करने का फैसला हुआ था। यह प्लान इसीलिए किया गया था क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो चुके थे। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले ने वाज़ेह कर दिया था कि काजी साहब अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में है। ज्यादातर जजेस काजी साहब के खिलाफ हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह प्लान किया कि अपनी मर्जी के 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल करवाया जाए। हालांकि जरूरत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी 14 जजेस मौजूद हैं, यानी फुल कोर्ट के लिए जितने जजेस दरकार होते हैं वो जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। और अगर और जजेस की जरूरत होती तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से और जजेस भी लिए जा सकते थे, लेकिन काजी साहब को अपनी मर्जी के जजेस चाहिए थे। इस पूरे निजाम को ऐसे जजेस चाहिए थे जो उनकी मर्जी के फैसले करें, उनके हक में फैसले करें। लिहाजा 4 नाम तजवीज किए गए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। पहला नाम था जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, दूसरा नाम था जस्टिस मुशीर आलम साहब, तीसरा नाम था जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब और चौथा नाम था जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। ये 4 नाम जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती के तौर पर तजवीज़ किए गए। काजी फायज ईसा की जानिब से 2 दिन पहले जस्टिस मुशीर आलम साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा और उन्होंने वजाहती खत लिखा कि मैं चूंकि वेलफेयर के कामों में मसरूफ हूं, लिहाजा मैं जो है वो एडहॉक जज नहीं बन सकता। ये बड़ा जबरदस्त फैसला था जस्टिस मुशीर आलम साहब का, क्योंकि इस टाइम जो भी काजी साहब के साथ खड़ा होगा, इस टाइम जो भी इस पूरे निजाम के साथ खड़ा होगा, रियासत के साथ इवन खड़ा होगा, वो अवाम की नजर में अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो खो देगा। ये सबको पता चल चुका है कि इस टाइम पूरा निजाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल सबसे ज्यादा उम्मीदें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और इस पूरे निजाम को जस्टिस मकबूल बाकिर साहब पर थी। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब का जो बैकग्राउंड है वो ये बताता है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सबसे ज्यादा एतमाद के
आदमी हैं। सबसे करीबी साथी जज अगर किसी को काजी साहब का समझा जाता है तो वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं। इनको निगरान वजीर आला सिंध बनाया गया था। अभी जो हुकूमत निगरान हुकूमतें थी, आप सब जानते हैं कि ये जो निगरान हुकूमतें थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वजीर आला थे, अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वजीर आजम थे, ये किसने बनाया था? सबको पता है कि ये निगरान हुकूमतें किसने कायम की थी। अगर उन निगरान हुकूमतों में सिंध का वजीर आला जस्टिस मकबूल रिटायर्ड बाकर साहब को लगाया गया था, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से उनके नाम की मंजूरी थी, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद हासिल थी ताकतवर इदारों की। बहरहाल जस्टिस मकबूल बाकर साहब को भी एडहॉक जजेस की फहरिस्त में शामिल किया गया। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इन चारों एडहॉक जजेस की मंजूरी से चंद घंटे पहले जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का साथ देने से इनकार कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी नजर में जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था पिछले जुमे वाले दिन, यह उससे बड़ी अचीवमेंट, उससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस बनने से इनकार कर दिए। सबको पता है कि एडहॉक जजेस क्यों लाए जा रहे थे, इसी वजह से लाए जा रहे थे कि यह निजाम बरकरार रहे, इसी वजह से लाए जा रहे थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहे, इसी वजह से लाए जा रहे थे कि काजी साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल जाए। अब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कल रात को यानी जुमेरात की रात को एडहॉक जज बनने से साफ माजरत कर दी। इसका मतलब पीछे सिर्फ दो जज रह गए हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, सब जानते हैं उनको, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सिविलियंस के ट्रायल की मंजूरी दी थी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं। और दूसरे हैं जस्टिस मुशीर आलम मियां खेल साहब, सब जानते हैं निगरान हुकूमतों के अंदर इनको भी ओहदा दिया गया, इनको भी अभी एपलेट ट्रिब्यूनल का जज बनाया गया था जब निगरान हुकूमत थी। यानी ये दो वो जज हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि क्या दो एडहॉक जजेस को तैनात करके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का या पूरी रियासत का वो मकसद पूरा हो जाएगा जिस मकसद की वजह से एडहॉक जजेस को शामिल करना था? यानी मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि काजी साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं मिलनी चाहिए। 11 जजेस का मखसूस नशिस्तों वाले केस में यकतरफा फैसला है। 13 जजेस थे, 2 जजेस ने 11 जजेस से इख्तलाफ किया। इसका मतलब यह है कि काजी साहब को कम अज कम 5 से 6 जजेस चाहिए अगर उनको मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए। काजी साहब का ख्याल यह था कि उन 11 में से 2 या 3 जजेस को वो कायल कर लेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि शायद उनको कायल कर लिया जाए। फिर जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि शायद उनको कायल कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ऑलरेडी काजी साहब के साथ है। अगर ये 4 जजेस भी काजी साहब के साथ हो जाते यानी एडहॉक जजेस में इन्हीं तमाम नामों को शामिल कर लिया जाता तो फिर यह तासुर जरूर था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम तब्दील हो जाएगा। अब जब जस्टिस मुशीर आलम साहब ने हाथ खड़े कर दी, वो वैसे भी बड़े दबंग जज हैं, वो वैसे भी किसी भी गंद में नहीं पड़ते। फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब जिनके ऊपर सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उनके हवाले से सबसे ज्यादा उम्मीदें रियासत को खुद थी, क्योंकि रियासत यह समझती थी कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब हर सूरत में रियासत के साथ खड़े होंगे, हर सूरत में उस जगह खड़े होंगे जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाया जा सके। नून लीग के करीब हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा था जिसमें काजी साहब के असासा जात के हवाले से सवालात थे, वो जो फैसला था काजी साहब के हक में वो भी जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने दिया था। तो काजी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। अब काजी साहब को यह समझ नहीं आ रहा कि जस्टिस मकबूल बाकर ने क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हवाले से तो सबसे ज्यादा तकिया था, उनके ऊपर तो काजी साहब को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये जो जजेस जो काजी साहब के करीब हैं, जो रियासत के करीब हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के करीब हैं, वो क्यों इनकार कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह हुजूरे वाला ये है कि इस टाइम कोई भी जज इस ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिस निज़ाम के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो चुकी है। अब सबको पता है कि जो जो एडहॉक जज बनेगा, जो जो इस निज़ाम का हिस्सा बनेगा,
عوام کی نظر میں وہ اپنی کریڈیبلٹی، جتنا لمبا اس کا کیریئر ہے، وہ 25-30 سال اس نے پاکستان کی مختلف عدالتوں میں کیوں نہ سرو کیا ہو، عوام کی نظر میں اس کی کریڈیبلٹی، اس کی اہمیت، اس کی پاپولیرٹی، اس کے فیصلے زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم سب کو پتا چل چکا ہے کہ ریاست قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس گند سے بچنے کے لیے، اس بدنامی سے بچنے کے لیے، عوام کی نظروں میں اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ان ججز نے ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا، حالانکہ بڑی مرات ملنے ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں اسات ملک صاحب، انہوں نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ایڈ ہاک جج بننے جا رہے ہیں نا، ان کی 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں ہوگا، 50-60 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی، جوڈیشل کالونی میں گھر ملے گا، تمام تر وہی مرات ملیں گی جو ایک جج کو ملتی ہیں۔ حالانکہ یہ ججز ریٹائر ہو چکے ہیں، کون پیسہ آتا چھوڑتا ہے، لیکن ان ججز نے عوامی رد عمل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب سچویشن بڑی مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پاکستان تحریک انصاف ان ججز کے خلاف جا رہی ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں پاکستان تحریک انصاف ان ایڈ ہاک ججز کے خلاف ایک درخواست دائر کرنے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان ججز کی تعیناتی نہیں ہو سکتی۔ انٹرسٹنگلی ملک بھر کی جو وکلا تنظیمیں ہیں، لاہور سے لے کر پشاور تک، پشاور سے خیبر پختون کراچی تک، کراچی سے گلگت تک، ہر جگہ کی ہائی کورٹس میں موجود بار ایسوسی ایشن شدید احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے کہ آپ ریٹائرڈ ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف اس وجہ سے لا رہے ہیں کہ آپ کی اقلیت کو اکثریت میں بدلا جائے۔ آپ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ججز آپ کے ساتھ دیں، آپ کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، نظام خراب ہوتا ہے، بڑھ جائے، آپ کو توسیع ملنی چاہیے، اس وجہ سے آپ ان ججز کو تعینات کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہو چکا ہے۔ کسی صورت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آسان نہیں ہے ایڈ ہاک ججز کو تعینات کرنا۔ بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان ججز کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ آج دینی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ بہرحال 2 ججز کے انکار کے بعد جو باقی 2 ججز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس عوامی رد عمل کا سامنا کرتے ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر پاکستان میں عدالتی محاذ بہت گرم ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہیں۔ I'll keep updating you. Until next time, اللہ حافظ۔